हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आप सभी का अलंकार काव्यशास्त्र की श्रृंखला के द्वितीय भाग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। छात्रों, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है अलंकार। छात्रों, आज की श्रृंखला में, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ भेद दिए गए हैं जिनके विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छात्रों, आज की कक्षा का प्रमुख शीर्षक अलंकार है और इसमें आज हम लोग अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के उपभेद पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तथा वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो छात्र, यहाँ समझने की बात यह है कि जब हम अपने काव्य में सुंदरता की वृद्धि करते हैं तो सुंदरता की वृद्धि करने वाले जो कारक होते हैं वे वर्ण भी होते हैं और शब्द भी होते हैं। कह सकते हैं वर्ण व शब्द के काव्य में प्रयोग करने से उस काव्य में जो सुंदरता प्रकट होने लगती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर भी लगता है। जैसे देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो छात्रों, यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाली। इस उदाहरण में माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, इन शब्दों में देखेंगे आप, इस शब्द का जो पहला अक्षर है वह माँ व्यंजन है, तो इसलिए इस पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हम लोगों ने समझ ली है। अब समझते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद या उपभेद। इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंतानुप्रास अलंकार। छात्रों, एक एक करके सभी अलंकारों को समझते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में छेक का अर्थ होता है वाक्य चातुर, वाक्य का अर्थ होता है वाणी, बोलना, यानी बोलने की कला, यानी कह सकते हैं कि बोलने में पटुता, बोलने की चतुरता, अर्थात वाक्य से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों के आवृत्ति को छेकानुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो समझ में क्या, इसमें समझना क्या है कि एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति को, यानी कि किसी शब्द में एक वर्ण आया है तो दूसरे शब्द में एक या एक से अधिक वर्ण जहाँ पर भी आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार हुई है। ध्यान रखना है कि क्रम से एक वर्ण की आवृत्ति हो एक से अधिक बार
तो वहाँ पर आपका छिक अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इस उदाहरण में देख रहे होंगे करुणा कलित। करुणा कलित में आप देख रहे होंगे का वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यह छिक अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला है वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थीं जलथल में। तो यहाँ कोमल वृत्ति के अनुसार चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी देखेंगे पंक्ति, उसमें समझते हैं। कुकी कुकी के कलित कुंजन करत कलोल। यहाँ पर देखेंगे आप का वर्ण की आवृत्ति प्रत्येक पद में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी अधिक बार प्रयोग हुई है, अतः यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला अलंकार हमारा आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाट का अर्थ है समूह। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों के भेद से है, यानी कि शब्द देखने में एक ही लगेगा, लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे यहाँ लड़का तो लड़का ही है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो लड़का है उसके भाव को भी यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, लड़का शब्द से ही है। यहाँ लड़का सामान्य बालक और एक लड़का से संबंध होनहार से है, लड़का तो लड़का ही है। उदाहरण पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर भी देख लीजिए पूत शब्द है, यानी कि पूत यहाँ पर सपूत के लिए प्रयोग हुआ है और पूत यहाँ कपूत के लिए प्रयोग हुआ है। अगला आ जाता है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन। आप देख रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं ये? इनका इस अंत्यानुप्रास अलंकार की विशेषता है कि अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की, अंत में एक ही वर्ण क्या है? ना। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे आप ना। समझ लेते हैं। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, तो यहाँ आखिरी जो है ना वो अंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पढ़ते हैं नयन अमय दृग दोष विभंजन। तो देखिए यहाँ पर भी ना आ गया है। तो यहाँ पर जो अंत के जो अक्षर हैं, स्वर हैं, उनकी साम्य मूलक आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि दूसरी पंक्ति में भी वही स्वर का प्रयोग होना चाहिए। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो यहाँ पर जन और जन दोनों पंक्ति में देख सकते हैं, अंत में एक ही साम्य मूलक आवृत्ति हो रही है। दूसरा है, आपने गाना सुना होगा, एक बॉलीवुड का बहुत ही मशहूर गाना था, तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो यहाँ देखिए सनम और सनम, यानी कि एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला है छात्रों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आशा करते हैं कि आपको ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार के उपभेद समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने शंकाओं को, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान मतलब क्या होता है? जो हमारे मुख के जो उच्चारण स्थान बोलते हैं, जिसमें आप व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, पा वर्ग, ये जो ऊष्म व्यंजन भी जुड़े रहते हैं। तो जो वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर उसी का ध्यान रखना है। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले, यानी कि कंठ
से उच्चारण स्थान होने वाले जितने भी वर्ण होंगे वे आपकी एक ही पंक्ति में आएंगे। ठीक है, जो तालब से होंगे तो तालब वाले वर्ण आएंगे। ठीक है, नासिका के होंगे तो नासिक से आएंगे, दंतुष्ट के होंगे तो दंतुष्ट के आएंगे। ठीक है ना। तो उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह अनुप्रास सहृदय काव्य रसिकों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है। जो काव्य प्रिय होते हैं उनको ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है। अतः इसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुति मतलब होता है सुनना, यानी कि ऐसे अलंकार को जिसे हम बार बार सुनना चाहते हैं, जिसको सुनकर जो प्रिय लगे वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, है ना। तो देखेंगे आप इसमें दंत वर्णों का पास पास अनेक बार प्रयोग हुआ है। जैसे दंत में आप देखते हैं कि ता वर्ग आ जाता है, ता, था, दा, धा, ना। तो आप देखेंगे पहला शब्द है तुलसीदास, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति पहला प्रयोग हुआ है। सीदत में दा और ता प्रयोग हुआ है, निस में ना हुआ है, दिन में दा हुआ है, देखत में दा हुआ है, तुम्हारी में ता वर्ग हुआ है और ना में निठुराई। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो दंत उच्चारण स्थान है, दंत वर्णों का यहाँ पास पास प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से छात्रों श्रुत्यानुप्रास अलंकार आपने आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है। श्रुत्यानुप्रास में किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ये जो उदाहरण दिया गया है वह आपका दंत वर्णों का पास पास अनेक बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है छात्रों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझी होगी और उसके भेद को समझा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। तो छात्रों, काव्य शास्त्र अलंकार के द्वितीय भाग में आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में।